कुछ तो बहुत बड़ा खेला हो रहा है उसके साथ। उसे ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर वो आई नहीं है, बल्कि उसे बुलाया गया है और ये घटना पहली बार नहीं हो रही है, ये हूबहू वापस रिपीट हो रही है। अगर आप गुमनाम कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो ये वाला चैनल आपके लिए है, बिकॉज मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी स्टोरीज लाता हूँ जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो घटना हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमारी देहरादून की। एक बहुत मासूम सी लड़की जो अपने ऑफिस से निकलने में लेट हो गई थी और वो किसी कैब सर्विस को अपने मोबाइल फ़ोन में ढूंढ रही थी, लेकिन उसका लोकेशन जो था वो बाहर का था, इसीलिए रात के 9 बजे उस लोकेशन पे कोई डिलीवरी नहीं ले रहा था। इस लड़की का नाम आस्था है और आस्था अपने ऑफिस से बाहर निकल के खड़ी हुई है, बिकॉज वो संडे का दिन था। इस वजह से बहुत कम ऑफिस वाले आए हुए थे और वो सब जा चुके थे। लेकिन समस्या वाली बात ये थी कि अभी वो पूरी की पूरी अकेली है उस जगह पर, और इसी वजह से उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बिकॉज वो जो ऑफिस था वो देहरादून के बाहर के लोकेशन पर सेट था और उस वजह से वो थोड़ा सा माहौल काफी अजीब और डरावना सा लग रहा था। अगर आप किसी पहाड़ वाली जगह पे गए हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब पहाड़ वाली जगह पे अगर आप रात के टाइम पे हो तो नेचुरली वो काफी डरावना लगने लगता है। हालांकि चंद्रमा की लाइट थी वहां, लेकिन वो ज्यादा नहीं थी और इसी वजह से कुछ भी पूरी तरीके से देखना थोड़ा सा डरावना लग रहा था। आस्था बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को डायल किया और उसने बार बार कॉल किया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पता नहीं क्यों उसकी फोन उठा ही नहीं रहा था। तो उसने तुरंत अपनी दादी को फोन लगाया और बार बार कोशिशों के बाद भी उसकी दादी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। और इसी परेशानी में जब वो थी तो उसने अपने पर्स में जल्दी से फोन रखा और इसी बीच उसके पर्स से एक शीशे का टुकड़ा टूट के नीचे गिरा। अचानक से उसका ध्यान गया उस शीशे के टुकड़े पर। ऐसा लगा कि आस्था कुछ तो सोच रही है उस शीशे के बारे में, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, बिकॉज उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी ये सब सोचने की। तो उसने तुरंत वो फटाक से जो टुकड़ा था वो उठाया और पर्स में वापस डाल दिया। आस्था इससे पहले कुछ सोचती, अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वो वहां अकेली नहीं है और शायद उसे वहां कोई तो देख रहा है और बार बार घूर रहा है। अचानक से उसके दोनों हाथ कांपने लगे। उसने फटाक से अपने हाथों को देखा तो उसके हाथ ऐसे से कांप रहे थे और साथ में पांव भी कांप रहे थे। और इसी बीच जब तक वो कुछ सोच पाती, अचानक से उसके पर्स में कुछ तो चमकने लगा। उसने तुरंत पर्स खोल के देखा तो वो जो शीशा पड़ा हुआ था वो अचानक से बहुत ज्यादा एकदम लाइट की तरह चमकने लगा। इससे पहले आस्था कुछ कर पाती, उसके आंखों के सामने अंधकार छा गया और वो बेहोश हो गई। हमारी कहानी वापस जाती है 6 महीने पहले। आस्था जो है वो देहरादून में रहती है और उसके परिवार में सिर्फ उसकी दादी और एक बॉयफ्रेंड है। आस्था अपने पापा से और अपनी मम्मी से, दोनों से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहती थी और अक्सर वो अपनी दादी से अपने पापा और मम्मी के बारे में पूछा करती थी, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत ही जो झलक थी वो याद है, उसको पूरी बातें यादें नहीं आई थी। तो अक्सर अपने दादी से अपने पापा के बारे में पूछा करती थी। और हाँ, आस्था अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आज आस्था अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी ट्रिप में जाने वाली है जिसमें उसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलेंगी। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि आस्था को ऐसी मिस्टीरियस चीजों पे एनालाइज करना और इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और ये गुण जो था शायद उसको अपने पिता से ही मिला था, बिकॉज उसके फादर भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और अक्सर उसे छोटे में इन्हीं चीजों से रिलेटेड जो है कहानियां सुनाया करते थे। और देहरादून में अगर आपको पता है तो ऐसी बहुत सारी रहस्यमय जगह है जहाँ पे उसके पापा उसे लेके जाया करते थे। मतलब ये जो रहस्यमय मिस्ट्री वाला जो कीड़ा है, जो थिंकिंग है, ये शायद उसको अपने पिता से ही मिला है। जब भी उसे टाइम मिलता था वो अक्सर रोने लगती थी, बिकॉज पापा की जो याद है उसे बहुत ज्यादा अंदर तक जो है परेशान की थी, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्टेड थी। और अचानक से उसके पापा जब उसको छोड़ के चले जाते हैं तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये सब सोचते सोचते आस्था उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाती है। मतलब उनने एक कैब बुक की होती है तो कैब उस जगह पर पहुंच जाती है। पहुंचते ही जो टूरिस्ट गाइड वाले भैया थे उन्होंने सबसे पहले वार्निंग दी कि आज
हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर जंगली जानवर से बच के रहना आपकी अपनी ड्यूटी है, बिकॉज़ ये थोड़ा इंटीरियर जगह है, इस वजह से आपको थोड़ा सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है इस जगह पर। जैसे ही आस्था उस जगह पर पहुंचती है वो अच्छे से सब चीज़ को एक्सप्लोर करने लगती है, मतलब सारी चीज़ें वो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ये सब चीज़ें कि वो खो सी जाती थी। तो वो जैसे जाती है वो गुफाओं के बाहर खड़ी हो जाती है और पेड़ पौधों को देखने लगती है और अचानक से उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। इस वजह से वो फटाफट जो है जाती है, लेकिन जब वो वॉशरूम करने के बाद वापस ग्रुप के पास आने वाली होती है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। तो फट से पीछे मुड़ के देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तो इससे उसके थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि मुझे यहाँ रुकना सही नहीं है। और जैसे जैसे आस्था पीछे मुड़ने लगती है और जाने लगती है उसे कहीं से सरसराहट की आवाज़ आती है। तो उसको अचानक से ऐसा लगता है कि शायद मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। हो सकता है आस्था ने सबसे बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन वो हम आगे जाके जानेंगे। तो जैसे वो सरसराहट होती है आस्था वहाँ पे देखने के लिए जाती है, लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं मिलता। अब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब तो उसके पीछे पक्का कोई खड़ा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है उसका बॉयफ्रेंड उसको देख रहा होता है और उसका बॉयफ्रेंड मैक्स उसे ये पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमको यहाँ पे रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, बिकॉज ये जगह वैसे भी खतरनाक है। पापा के बाद आस्था अपने बॉयफ्रेंड से ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसे कभी नहीं खोने देना चाहती थी। मैक्स को देखकर आस्था रिलैक्स हो जाती है और कंफर्टेबल हो जाती है और कहती है जल्दी चलो हम अपने ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जाने से पहले दोनों गले मिलते हैं और अपने हाथ में हाथ डाल के तुरंत चल पड़ते हैं। आस्था और मैक्स दोनों ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और जो टूरिस्ट वाले भैया हैं वो इस गुफा के बारे में और इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हालांकि आस्था को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों पर, इसलिए वो बहुत अच्छे से इनको सुन रही होती है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी इन सब चीज़ों में होता है। 5-10 मिनट मैक्स ये सब सुनता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ से हटने लगता है, बिकॉज मैक्स जो था वो आस्था के लिए इस ट्रिप पर आया था। वैसे उसे इन सब चीज़ों पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो आस्था के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए आस्था के साथ आया हुआ था। गुफा एक्सप्लोर करते करते जो आस्था थी उसे अचानक से एक बहुत पुराना और एंशिएंट दिखने वाला शीशा मिलता है। पता नहीं क्यों वो जो शीशा था वो आस्था को खींच सा रहा था और आस्था को ऐसा लग रहा था कि शायद ये शीशा मेरे लिए ही बना है। और वो उसके पास जाती है, उसे बहुत अच्छे से जो है देखती है और उसे ऐसा लगता है कि ये शीशा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है, ऐसा ऐसा उसे लगता है। और वो चुपचाप उस शीशे को अपने बैग में डाल लेती है। और अजीब बात यह होती है कि एक्सप्लोर करते वक्त भी वो अपने दोस्तों को भी इस शीशे के बारे में कुछ नहीं बताती है, इवन मैक्स को भी इस शीशे के बारे में नहीं बताती है, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात पता लगती है। आस्था को जब भी टाइम मिलता वो उस शीशे को निकाल के वापस देखने लगती, मतलब ऐसा लगता था कि वो उसमें खो सी गई है। और जैसे ही मैक्स ने ये चीज़ नोटिस किया कि आस्था पता नहीं किसी बकवास पुराने से शीशे पर अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रही है, कीमती मतलब उसके लिए, मतलब उसके साथ नहीं है ना वो, इसलिए तो वैसे भी उसको इंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो वो यही सोच रहा था कि यार ये क्या बकवास से पता नहीं इसको कौन सा शीशा मिल गया है और जब भी चाहूँ उसको देखती रहती है। और ये मैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि भाई वो उस शीशे में लगी हुई है। मैक्स बहुत टाइम तक ये इग्नोर करता है, इग्नोर करता है और इग्नोर करता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जाता है आस्था के पास और उससे वो शीशा ले लेता है और आस्था से पूछता है कि शीशे में तुम क्यों लगी हुई हो, हम यहाँ पे साथ में घूम सकते हैं। तो इसी बात पे दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट में जो मैक्स है वो शीशा फेंक देता है और उस फेंकने की वजह से वो शीशा के 2 या 3 कुछ टुकड़े हो जाते हैं और उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आस्था ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो मैक्स से लड़ने लगती है। तो मैक्स उसे बहुत प्यार से समझाता है कि यार सॉरी यार, मेरे को गुस्सा आ गया था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुम चिंता मत करो, मैं जैसे ही शहर पहुंचूंगा तुम्हारा शीशा सबसे पहले सही करा दूंगा। और फिर इस बात से वो उसे कन्विंस कर लेता है। हालांकि आस्था कन्विंस तो कम ही होती है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इस वजह से वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और फिर वो चुपचाप बिना वहां से उसको बताए चली जाती है। मैक्स को समझ में आ जाता है कि आस्था को मैंने गुस्सा कर दिया है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रही, लेकिन मैक्स को लगता है कोई बात नहीं, मैं बाद में आस्था को मना लूंगा। जब आस्था जा रही होती है तो वो शीशा
उसके हाथ में ही होता है। तो वो तुरंत अपने बैग में रख लेती है और अपने फादर को याद करने लगती है, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट महसूस कर रही थी, बिकॉज़ ये शीशा कहीं न कहीं उसे अपने फादर की याद दिला रहा था। और आस्था जो थी अपने फादर से कनेक्टेड थी, इसीलिए वो मैक्स के अंदर अपने फादर को देखा करती थी, और मैक्स से इसलिए वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड थी और उस पे कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ मैक्स को भी बुरा लगता है कि यार एक तो उसका ये इंटरेस्ट है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे से खुश थी, और मैंने उसका जो शीशा था उसे तोड़ दिया। उसे रिग्रेट इस बात का होता है, क्योंकि मैक्स भी आस्था से प्यार करता है और मैक्स यही चाहता है कि आस्था हमेशा खुश रहे। अगर वो शीशा उसे खुशी देता है तो वो उसके लिए बिल्कुल रखने देगा और कुछ नहीं कहेगा। इतना सब सोचते सोचते मैक्स यही सोचता है कि थोड़ी देर उसको घूम लेने दो, उसके बाद मैं उसे मनाने जाऊंगा। मैक्स से झगड़ने की वजह से उसका मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं करना चाहती थी और किसी एक कोने में चली जाती है और बैठ के वापस उस टूटे शीशे को देखने लगती है। अचानक वो ये बात देखती है कि उस टूटे शीशे में उसे किसी की परछाई दिख रही है और वो परछाई आस्था के पीछे बैठी हुई है। ये बात देख के उसकी हड्डियां गल जाती हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सच में है या फिर ये उसकी विजुअलाइजेशन है। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। लेकिन वो फिर से शीशे में देखती है तो वो परछाई किसी औरत की होती है और वो उसे एक बात बोल रही होती है, तू भी मेरी तरह अपने प्यार को खोने वाली है और उसे कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात वो बोलकर गायब हो जाती है और आस्था को समझ ही नहीं आता कि ये उसकी विजुअलाइजेशन थी या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे अपने दोस्तों को और मैक्स को और अपनी दादी को शायद बताना चाहिए। आस्था बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से तुरंत भाग जाती है, क्योंकि उसे यही सही लगा कि अपने दोस्तों के पास जाना ज्यादा सुरक्षित है, बिकॉज ये जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ऐसी हालत में वो सिर्फ अपने दोस्तों के पास, मैक्स के पास जाना चाहती थी ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे। आस्था चुपचाप अपने सभी दोस्तों के बीच बैठ जाती है। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो अजीब हुआ है। तो उसकी एक दोस्त उससे पूछती भी है कि क्या हुआ आस्था, तुम सही हो? बाकियों को लगता है कि शायद मैक्स की वजह से उनका मैटर हो गया, शायद इस वजह से परेशान है। लेकिन जो उसकी दोस्त थी वो बिल्कुल समझ गई थी यार कुछ तो अजीब है, उसने पूछा उससे। लेकिन आस्था ने जो शीशे का इंसिडेंट उसके साथ हुआ उसने कुछ उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे शायद ये बताना चाहिए था, क्योंकि अब ना बता के उसने बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। शाम का वक्त लगभग 1-2 घंटे बाद सभी दोस्त कैंप फायर के चारों तरफ बैठे हुए हैं और अभी आस्था का मूड सब अच्छा हो गया है। उसे एक बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैक्स को वो मैसेज कर रही है लेकिन मैक्स उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है पिछले 1 घंटे से। आस्था को ऐसा लगा कि शायद मैक्स मेरे से गुस्सा है, तो उसको कॉल करने की कोशिश करती है। वो आउट ऑफ कवरेज एरिया बताने लगता है, मैसेज करती है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है और इसी वजह से वो टेंशन में आने लगती है कि मैक्स मेरे रिप्लाई का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और वो अपने दोस्तों से ये बात बोलती है। उसके दोस्त भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि मैंने भी 1-1.5 घंटे से मैक्स को नहीं देखा। तो सबको ऐसा लगता है कि मैक्स कहीं मिल नहीं रहा है, और जैसे ही सबको पता लगता है कि मैक्स कहीं दिख ही नहीं रहा है तो सब मैक्स को ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते जैसे 20 से 30 मिनट हुआ होगा, सबको ये कंफर्म हो जाता है कि मैक्स लापता हो चुका है और वो मिल नहीं रहा है। जो टूरिस्ट वाले भैया थे उन्हें तुरंत सबको बोला कि आप यहीं बैठिए, मैं जाके हर जगह से चेक करके आता हूँ। आधे घंटे में वो सब जगह चेक करके आते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें कहीं नहीं मिलता। बदकिस्मती से मैक्स अब लापता है, ये बात सबको पता लग चुकी है। आस्था का रो रो के बहुत बुरा हाल है। उसके दोस्त उसे समझा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि सब जानते हैं कि आस्था मैक्स से कितना प्यार करती है और उसके परिवार में सिर्फ दादी और मैक्स हैं और कोई नहीं। आस्था का रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल है, लेकिन लोग एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आस्था कुछ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने साथ महसूस कर चुकी है और इसी बात का उसे डर लग रहा है। अब उसको एक बात कंफर्म हो चुकी है कि जो उसके साथ घटना घटी वो सच में कुछ इशारा थी, जिसकी वजह से आज मैक्स गायब हो चुका है। आस्था अपने अंदर ही बहुत ज्यादा सोच रही थी कि मैं क्या करूं। वो जो परछाई थी औरत की, जो वो बात बोल रही थी, क्या वो सच होने वाली है? और इसी बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये बात अपने दोस्तों को, कम से कम अपनी नानी को जरूर शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की,
उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ वहम है। लेकिन आगे जाके हमें पता लगने वाला है कि ये वहम नहीं, सच्चाई होगी। आस्था बार-बार अपने आप को यकीन दिला रही है कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आगे जाके हमें पता लगेगा। कैंप में सब सो चुके हैं। आस्था को एक बात याद आई कि जब वो घटना उसके साथ हुई थी तो वो शीशा उसी जगह पर भूल आई है। वो हिम्मत कर कर वापस उस जगह पर जाती है रात के टाइम, लगभग 11 से 12 बजे के बीच, और उस गुफा के जस्ट सामने वो शीशा पड़ा हुआ था। और जब वो शीशा उठाती है तो वो ये देखती है कि शीशा वहां पे बिल्कुल सही सलामत, जैसा क्रैक था वैसा ही पड़ा हुआ है। और वो हिम्मत करके उस शीशे के अंदर वापस देखती है कि क्या उसके अंदर कुछ दिख तो नहीं रहा है। और जैसे उसे लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, उसके सामने एक ऐसी चीज उसे मिलती है जो उसको अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसके सामने मैक्स के फटे हुए कपड़े के टुकड़े मिले, जिसे वो फट से उठाती है और ये देखती है कि ये तो वही शर्ट का टुकड़ा है जो मैक्स ने आज पहना हुआ था। और इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसे एक बात जरूर समझ में आ जाती है कि ये शीशे का और मैक्स के गायब होने का कुछ ना कुछ तो गहरा कनेक्शन है, और ये शीशे टूटने का भी कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन है। और इसका जो जवाब है उसको इस शीशे से ही मिलेगा। तो वो तुरंत शीशे और उन फटे हुए कपड़ों को उठाती है और वापस कैंप में आ जाती है। अंदर ही अंदर वो परेशान तो होती है, लेकिन उसमें हिम्मत आ जाती है कि चलो, मुझे कुछ तो मिला जो ये बता रहा है कि मैक्स को मैं किसी भी कीमत में ढूंढ कर निकालूंगी ही निकालूंगी। सुबह सुबह आस्था वापस उस जगह पर जाती है और चीजें इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन उसे वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक बात, जब वो लौट रही होती है तो उसे अचानक से एक ऐसी चीज दिखती है जो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसका देती है। बिकॉज हूबहू वही शीशा, एकदम डिट्टो सेम शीशा वहां पे पड़ा हुआ उसको मिलता है। और बल्कि ये टूटा नहीं है, बल्कि एकदम सही सलामत है। और ये बात देख के वो इतनी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इस शीशे को उठाती है और अपने पास धीरे से वापस कैंप में जाती है। और वो एक्चुअली कंपेयर करना चाहती थी जो उसे रात में शीशा मिला और ये वाला शीशा। लेकिन वो जब अपने बैग में चेक करती है तो ना उसमें मैक्स के कपड़े होते हैं और ना वो शीशा, ना वो टूटा हुआ शीशा। उसके पास सिर्फ ये जो उसको सुबह शीशा मिला यही होता है। तब आस्था को लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा खेला हो रहा है उसके साथ। उसे ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर वो आई नहीं है, बल्कि उसे बुलाया गया है। और ये घटना पहली बार नहीं हो रही है, ये हूबहू वापस रिपीट हो रही है। और ये बात उसे पता नहीं कैसे, लेकिन यही महसूस होता है। आस्था को उस दिन अपने सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन साथ में उसे एक नया सवाल भी मिल गया। वो सोचने लगी कि आखिर वो टूटा शीशा आखिर गया कहाँ, वो कौन थी, और ये नया वाला जो शीशा है बिना टूटा हुआ, ये आखिर किसका है। आपको क्या लगता है अब क्या होगा इस स्टोरी के साथ? आस्था और मैक्स का क्या होगा आगे जाकर? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल जरूर लिखिए। और आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा और अब क्या होगा, और आपको क्या लगता है? चलिए अच्छा डिस्कशन करते हैं, मजा आएगा। अगर आप ऐसे ही गुमनाम कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है जिनका कोई नाम ना हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आप ही के लिए है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी तो मजा आए। और मुझे कहानियां सुनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।